गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 के फाइनल एग्ज़ाम को लेकर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनने वाला है। आपके सेकंड टर्म एग्ज़ाम जो है आपका दो को एग्ज़ाम होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा एंड एक सब्जेक्टिव होगा। तो हम लोग सब्जेक्टिव वाले एग्ज़ाम का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज देखेंगे और जिसका हम लोग आज सेट 1 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम सेट 2 सेट 3 इस तरह से लेकर के आएंगे और टॉपिक होगा हमारा इकोनॉमिक का। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम एक चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर रखें। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि अवसर लागत क्या है, और ये सवाल आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि अवसर लागत क्या है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। देखिए, इसके आंसर में आपको लिखना है कि एक वस्तु के उत्पादन के बदले त्याग किए जाने वाले वस्तु या विकल्प की लागत अवसर लागत है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक वस्तु के उत्पादन के बदले में त्याग किए जाने वाले वस्तु या विकल्प की लागत अवसर लागत है। इसे निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। इस तरीके से डायग्राम बनाने के बाद आप ये वाला लैंग्वेज जो है आप देख पा रहे हैं, इसको आपको डायग्राम के नीचे यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। इतना सा कर दीजिएगा, आपका आंसर जो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं बताएं। पूर्ण प्रतियोगिता जो होता है उसका कोई 3 विशेषता आपको बताना है, यानी उसका गुण, एक तरह से गुण आपको बताना है, ठीक है। चलते हैं इसके आंसर को देख लेते हैं। चलिए, इसके आंसर में आपको लिखना है कि 3 प्रमुख जो विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता का, उसमें पहला है कि क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक संख्या में हो। यानी क्रेता और विक्रेता, खरीदने वाला और बेचने वाला लोग बहुत अधिक संख्या में होगा। समरूप वस्तुएं होगी, बाजार में जो वस्तुएं होंगी वो समरूप होगी। फर्मों का उद्योग में निर्बाध प्रवेश व बहिर्गमन होगा। यानी फर्मों में जो उद्योग होते हैं वो बिना किसी अवरोध के इन करेंगे भी और बिना किसी अवरोध के आउट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, आप अपने आंसर में नोट। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है आपसे औसत उत्पादन क्या है। औसत उत्पादन क्या है, और ये भी सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं इसके आंसर को जान लेते हैं। औसत उत्पादन का आंसर में आपको लिखना है कि औसत उत्पादन से अभिप्राय परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन से है। औसत उत्पादन से अभिप्राय परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन से है। और औसत उत्पादन का एक फॉर्मूला होता है, औसत उत्पादन बराबर होगा कुल उत्पाद बटे परिवर्तनशील साधन की इकाई, यानी TP/L। तो आपको ये भी लिखना होगा, ठीक है। इस लाइन को तो लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ इस फॉर्मूले को भी आपको लिखना होगा, ठीक है ना। और इस वाले को आप कर ही जाइएगा याद, क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाएगा, तो आप इसी फॉर्मूला पर बैठाकर आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए कि पूर्ति की लोच कितने प्रकार के होते हैं। पूर्ति की लोच कितने प्रकार के होते हैं, चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। इसके आंसर में आपको लिखना है कि पूर्ति की लोच कितने प्रकार के होंगे। तो पूर्ति की जो लोच है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति या शून्य के बराबर पूर्ति की लोच। दूसरा, सापेक्षिक बेलोचदार पूर्ति या इकाई से कम पूर्ति की लोच। तीसरा, इकाई से अधिक पूर्ति की लोच। चौथा, इकाई से कम पूर्ति की लोच। पांचवा, इकाई के बराबर पूर्ति की लोच। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको इन दोनों लाइनों को याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप आधा ही याद कीजिएगा, ठीक है। या का मतलब होता है या तो ये वाला या तो ये वाला, आपको जिस तरफ वाला, अगर इस तरफ वाला याद हो रहा है तो इसको कर लेंगे, और इस तरफ वाला याद हो रहा है तो इसको कर लेंगे। यानी कि दोनों अगर आप कर सकते तो अच्छी बात है, या नहीं तो आप इतना सा भी लिखेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बाजार की परिभाषा दें। बाजार की परिभाषा दें, तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। बाजार की परिभाषा में आपको लिखना होगा कि बाजार ऐसी क्रियाओं का एक संयोग है जिसके द्वारा क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु का क्रय विक्रय के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ठीक है। मतलब आपको बाज़ार बताना है। बाज़ार तो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे क्या होता है, क्रेता भी होता है और विक्रेता भी होता है, यानी खरीदने वाला भी होता है और बेचने वाला भी होता है। दोनों क्या होते हैं,
जैसे खरीदने वालों की संख्या अधिक होती है, बेचने वालों की संख्या इस तरफ होती है, तो वो क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, इसकी क्या निम्नलिखित विशेषता हैं? वस्तुएं, क्रेता विक्रेता, संचार, क्षेत्र या स्थान। मतलब जो चीज़ का आप क्रेता और विक्रेता जो क्रय विक्रय करेंगे तो वो वस्तु होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, बाज़ार में, बाज़ार तभी कहलाएगा जब वो क्रेता और विक्रेता होगा, वहाँ पे खरीदने वाला और बेचने वाला होगा, तभी बाज़ार कंप्लीट होगा। संचार होगा, एक साधन होगा। क्षेत्र होना चाहिए या स्थान होना चाहिए, एक कोई विशेष जगह और कोई क्षेत्र भी इसके लिए ज़रूरी होता है बाज़ार के लिए, है ना। बाज़ार जो है खुली हवा में नहीं होता है, उसका कोई एक विशेष जगह होता है। तो इस प्रकार से आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे और ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है? तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। चलिए हम लोग पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में देखते हैं कि क्रेताओं, ये पूर्ण प्रतियोगिता में जो होता है क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता होगा, पूर्ण मतलब कंप्लीट। ठीक है, तो कंप्लीट प्रतियोगिता तब होता है जब क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता इनकम्प्लीट जब तब होगा जब क्रेता और विक्रेताओं की संख्या सीमित होती है। ठीक है। उसके बाद है बिक्री की जाने वाली वस्तुएं जो है वो समरूप होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में बिक्री की जाने वाली वस्तुएं एक ही प्रकार के वस्तुओं से भिन्न समरूप होती है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता में बिक्री की जाने वाली वस्तुएं समरूप नहीं होती, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें विज्ञापन पर अधिक व्यय नहीं किया जाता है। इसमें विज्ञापन पर अधिक व्यय किया जाता है। कीमतों में समरूप होती है, कीमतों में समरूपता नहीं होती है, यानी अंतर होता है। तो आप इस तरह से अगर एक तरफ वाले भी अगर आप याद कर ले तो उसका ठीक नेगेटिव आपको यहाँ पे आंसर देना है, इसका उल्टा आंसर देना है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आसान है याद करना, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में क्या संबंध है? सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में क्या संबंध है? चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। चलिए इसके आंसर में आपको लिखना होगा सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला आंसर में आपको लिखना है यहाँ पर कि सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन को बताती है, जबकि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होता है। दूसरा लिखना है सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है, किंतु कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है क्योंकि सीमांत उपयोगिता कम होती है। इसके बाद लिखना है एक बिंदु पर सीमांत उपयोगिता घटकर शून्य हो जाती है तो वहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो ये इसका आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लेंगे अपने आंसर में। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है हमारा कुल लागत की परिभाषा दे। कुल लागत की परिभाषा दे। देख पा रहे हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, कुल लागत की परिभाषा देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम। कुल लागत की परिभाषा में आपको लिखना है कि यदि कुल मौद्रिक राशि जो उत्पादन के निश्चित स्तर को पैदा करने के लिए फर्म द्वारा की जाती है, यह कुल मौद्रिक राशि है जो उत्पादन के निश्चित स्तर को पैदा करने के लिए फर्म द्वारा खर्च की जाती है, उसे हम लोग कुल लागत कहते हैं और इसके फॉर्मूला में आपको ये वाला लिख लेना है। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा मौद्रिक लागत की परिभाषा देना है। मौद्रिक लागत की परिभाषा देना है, तो चलिए इसके आंसर को जान। मौद्रिक लागत की परिभाषा में आपको लिखना है कि एक फर्म के द्वारा वस्तु को पैदा करने तथा बेचने पर किया गया मौद्रिक व्यय मौद्रिक लागत कहलाता है। एक फर्म द्वारा एक वस्तु को पैदा करने तथा बेचने पर किए गए मौद्रिक व्यय को मौद्रिक लागत कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, दीर्घकाल से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए इसके आंसर में आपको लिखना है कि दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें फर्म आवश्यकता अनुसार स्थिर तथा परिवर्ती सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। तो चलते हैं, अब हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी के बेल आइकन को दबा देंगे अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ें।